गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से आयोजित आज के ऑनलाइन क्लास में मैं उमा तिवारी अंधेरी म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल टाटा कंपाउंड से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मैथ्स टू भाग 2 गणित का पढ़ाने वाली हूँ और इसमें आपके सभी पाठ पढ़ाकर तो हो गए हैं, इसलिए हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न आते हैं आपको एग्जाम में वो हम देखने वाले हैं। और अभी तक बहुत सारे सर शिक्षकों ने आपको प्रश्न क्रमांक मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, इसमें से आपका क्या क्या हो गया है आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का ए, 1 का बी ये तो मैंने ही पढ़ाया था, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 ए बी ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी ये भी हो गया है, ठीक है। और कल आपका जो लेक्चर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था सॉल्व, और वापस से आज हम वही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा भाग कल के मैडम ने पढ़ाया था और अभी आगे का भी मैं थोड़ा इसी का लेने वाली हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको पता है सिर्फ एक ही प्रश्न आपको हल करने रहते हैं जो 3 मार्क्स के आने वाले हैं। आज जो हम प्रश्न हल करने वाले हैं वो है प्रश्न क्रमांक 4, जो आपको 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। ये थोड़े बड़े प्रश्न रहते हैं तो इसीलिए इसको हम 2 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा बता सके प्रश्न हम ऐसे देख रहे हैं। तो ये 8 मार्क्स का आपको आएगा एग्जाम में। आपको पता है आपके पूरे टेक्स्ट बुक में आपको 7 पार्ट थे, लेकिन आपका जो सिलेबस कम हो गया है तो उसके बाद से सिर्फ 6 पार्ट बचे जो आपको एग्जाम में आएंगे इस बार। लेकिन उसमें भी आपको कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए वो आज हम देखेंगे एक एक करके। सभी चैप्टर से मैंने एक एक प्रश्न लिया हुआ है ताकि सारा चैप्टर कवर हो जाए जिसमें से 4 मार्क्स के प्रश्न आते हैं उन सभी चैप्टर्स में से, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आपके सामने, चतुर्भुज एबीसीडी में रेख एडी समांतर है रेख बीसी के। विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध करो कि AP बटे PD बराबर PC बटे BP है। तो आप ये डायग्राम देखिए यहाँ पे और इससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बताया गया है आपको प्रश्न में। देखिए चतुर्भुज ABCD है ये जो AD है वो समांतर है BC के, ठीक है। और विकर्ण AC और विकर्ण BD ये बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो AP बटे PD है वो बराबर है PC बटे BP के। तो अगर हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज है, लेकिन हमें जो भी भुजा बोला है वो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में आ रहे हैं, तो हम ये दोनों त्रिभुज को अगर समरूप सिद्ध कर देते हैं, मतलब ये जो उनकी भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी समान होगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम वही देखेंगे, त्रिभुज APD और त्रिभुज PBC हम इसको समरूप सिद्ध कर देंगे। चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि ये जो दोनों है रेखा AD और BC समांतर है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तिर्यक रेखा भी बन रही है। तो अगर तिर्यक रेखा बन रही है वहां पे, तो मतलब वहां पे संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण सब बनेंगे, ठीक है। तो हमें जिस कोण की जरूरत लगेगी हम उस हिसाब से ही यहाँ पे लिख लेंगे और हम उसे समरूप सिद्ध कर देंगे। देखिए AD समांतर रेख BC तथा रेखा BD उसकी तिर्यक रेखा है। ये देखिए BD जो है ये तिर्यक रेखा है। ये अगर तिर्यक रेखा है तो हमें यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है। तो इससे हम लिख सकते हैं कोण CAD। देखिए ये वाला कोण CAD समांतर है, सर्वांग है कोण ACB के, कोण ACB के, ठीक है। यहाँ पे ये आया नहीं जरा। तो हमने आगे के स्टेप में क्या किया है कि ये जो कोण है CAD, देखिए CAD हमने इसी को
नाम, इसी का नाम हमने लिख दिया है PAD। हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि वो कोण तो एक ही है, ए पर ही बन रहा है, सिर्फ क्या है वो कोण का दूसरा नाम है। हम उसे सी से स्टार्ट करने की बजाय हम उसे P से लिखकर शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि हम वैसा करेंगे तो हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे CAD की जगह पर क्या लिख दिया, कोण PAD, क्योंकि वो दोनों सेम ही है, सिर्फ स्टार्टिंग का जो नाम है कोण का वो बदला है। ठीक है, और यहाँ पर ACB की जगह ACB की जगह क्या लिख दिया, PCB। ठीक है, PCB लिख दिया। तो ये देखिए, ये कोण और ये कोण, ये दोनों सर्वांगसम हो गए आपस में। कौन से कोण है ये है एकांतर कोण। तो अगर ये त्रिभुज भी देखेंगे आप, तो त्रिभुज में एक के कोण तो सर्वांगसम हो गए हैं। अगर हम सिर्फ एक ही और कोण को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले त्रिभुज कौन कौन से हमें समरूप सिद्ध करना है। तो हमें समरूप त्रिभुज जो है वो करना है त्रिभुज PAD और त्रिभुज PCB में। ये दोनों त्रिभुज हम देख रहे हैं, इसमें से एक तो हमने लिख लिया है कि कोण PAD सर्वांगसम है कोण PCB के। देखिए, इसको मैंने 1 नंबर दिया था और यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 से। ठीक है, इसमें दूसरा कोण एक और बन रहा है, वो है देखिए कोण APD, APD और कोण CPB, कोण APD और कोण CPB। ये दोनों कौन से कोण हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो अब ये दो त्रिभुज में दो कोण बन गए हैं हमारे जो सर्वांगसम है। तो अगर दो कोण सर्वांगसम हो गए, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। कौन सी कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। को मतलब कोण कोण कसौटी से। दो त्रिभुज के दो कोण सर्वांगसम हो गए, मतलब वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज PAD समरूप त्रिभुज PCB। अगर त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है, मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात लिख लेंगे, और हम वही लिखेंगे जो हमें यहाँ पे ऐसे चाहिए सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, देखिए PA बटे PC, ये देखिए PA बटे PC बराबर है PD बटे PB के। ठीक है, ये लिखा। और कारण में क्या लिखेंगे हम, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये तो लिख लिया PA बटे PC बराबर PD बटे PB, लेकिन आप उसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है वो देखिए। यहाँ पर लिखा है AP, तो हमारे पास PA है, हम उसे AP तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम AP लिख लेंगे। फिर देखिए PD तो यहाँ पे हमें नीचे चाहिए, लेकिन PD कहाँ पर है, PD यहाँ पे ऊपर है। अगला क्या है, PC तो है, लेकिन वो भी यहाँ पर नीचे है, वो हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, उसके बाद है BP, तो ये भी है हमारे पास, हम इसको PB को BP लिख सकते हैं। ठीक है, हम भुजा का नाम एक किसी भी साइड से लिख सकते हैं। तो हम इसमें अब क्या कर सकते हैं, हम इसे पहले लिख लेते हैं क्या, जैसे PA है तो इसको मैंने AP लिख लिया, यहाँ पे PB था तो इसको BP लिख दिया, बाकी दोनों मैंने वैसे ही रखे हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपने ये चीजें पढ़ी है, 9वीं में भी पढ़ा है कि एकांतरानुपात अगर हम इसमें लगा देते हैं तो क्या होगा, ये जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये जो PD है वो PC की जगह पर चला जाएगा। तो उसे कहते हैं एकांतरानुपात की क्रिया। ठीक है, तो मैंने वही किया। देखिए, यहाँ पे AP बटे PC था, यहाँ पर PD बटे BP था, तो क्या किया, ये दोनों आपस में बदल गए, मतलब ये PC जो है वो यहाँ पर चला गया PD की जगह पर, और PD जो है वो PC की जगह पर चला गया। तो क्या हमें यही चाहिए था जो हमें सिद्ध करना है। हाँ, देखिए मिला सकते हैं आप, AP बटे PD बराबर PC बटे BP। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि अगर ये दो समांतर रेखा है और विकर्ण प्रतिच्छेदित करते हैं, तो जो हमें भुजाओं का अनुपात दिया है वो हमने सिद्ध कर दिया है कि AP बटे
PD बराबर होगा PC बटे BP के। तो ये हमारा पहला प्रश्न जो है वो हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति बोला है तो आकृति पहले देख लीजिए। आकृति में M जो है यह भुजा QR का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है मतलब वह QR को समान भागों में बांटती है। ठीक है, और कोण PRQ दिया है 90 अंश। तो सिद्ध करो कि PQ का स्क्वायर बराबर 4PM का स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। चलिए तो हमें जो भी दिया हुआ रहता है हम उसी से करते हैं। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में आपको वर्ग आ रहा है और ये समकोण त्रिभुज भी है, मतलब हमें इसमें पाइथागोरस का प्रमेय तो लगाना ही होगा। ठीक है, तो हम उससे ही शुरुआत करेंगे अपने हल करने की। देखिए त्रिभुज सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए दो त्रिभुज भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाने वाले हैं। तो पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो त्रिभुज PRQ में कोण PRQ बराबर है 90 अंश दिया है, तो हमने तथ्य लिख दिया उसमें पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसका वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो वही लिखा है आगे के स्टेप में। देखिए PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस RQ का वर्ग, और इसको मैंने नंबर दिया है 1 कि PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस RQ का वर्ग, और इसको नंबर दिया 1। ये हो गया। वैसे ही अब हमारे पास एक और त्रिभुज है, त्रिभुज PRM। कोण तो इस पे भी 90 का बना है, मतलब यहाँ पर भी पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो हम इसमें भी पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो पहले हमने लिख लिया कि PRM कितना है 90 अंश, ये भी दिया है क्योंकि हमें आकृति में दिखाई दे रहा है ये 90 ही है। तो ये इस कोण इस त्रिभुज का भी 90 है, छोटे त्रिभुज का भी 90 अंश है और बड़े वाले त्रिभुज का भी 90 अंश है। वो हम वापस से वही करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे इसमें भी। तो पाइथागोरस के प्रमेय से इसमें कौन सी भुजा आएगी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी इस त्रिभुज की, PM का वर्ग। तो PM का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस RM का वर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे त्रिभुज में हमने पाइथागोरस लगा दिया। तो इसको हमने नंबर दिया है 2। अब हमने 2 में जो दो त्रिभुज है उसमें हमने पाइथागोरस का तो प्रमेय लगा लिया। अब हमारे पास और क्या चीज दिया हुआ है, हाँ हमें एक और चीज दिया है कि ये जो M है वो भुजा RQ का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है मतलब अगर हम RM देखेंगे, देखिए RM क्या होगा, आधा होगा किसका, RQ का, है ना, क्योंकि ये जो इतना है ये आधा है पूरे का। वैसे ही MQ की भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी आधा होगा RQ का। तो हमने यहाँ पे लिखा है RM जो है वो आधा है RQ का। ठीक है, पूरी जो रेखा है, पूरी जो लाइन है उसका आधा है RM। तो वही, और हमने इसको नंबर दिया है 3 और हमने कारण भी लिख लिया है। क्यों, क्योंकि बिंदु जो M है वो रेखा RQ का मध्य बिंदु है, इसलिए ये आधा हो गया। तो यहाँ पे देखिए अगर ये RM हमारे पास 1/2 RQ है तो हम ये RM का मान इस समीकरण 2 में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर RM का वर्ग है तो हमें इसका मान इतना पता है, तो हम ये इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो आगे का स्टेप में यही है कि हम 2 और 3 से क्या करेंगे, हम देखिए PM का वर्ग वैसे ही लिखा बराबर PR का वर्ग प्लस RM की जगह पे क्या लिख लिया, अब 1/2 RQ, 1/2 RQ का वर्ग, और कारण क्या लिखा, 2 तथा 3 से। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा है ताकि इसकी जगह पे हम यहाँ पे रख देंगे
हमें आसानी से जो सिद्ध करना है वो हमें आगे के स्टेप्स में मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग है तो इसका वर्ग किया हुआ है, ठीक है, बाकी चीजें वैसी ही उतारी है। देखिए पीएम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग किया तो कितना हो गया, 1/4 और आर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसे एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, 4 का गुना पी आर से होगा तो ये हो जाएगा 4 पी आर का स्क्वायर प्लस 1 आर क्यू का स्क्वायर बटे 4, और वो 4 जो होगा उसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो पीएम में गुना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 पीएम का स्क्वायर बराबर 4 पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें देखिए यहाँ पे 4 पीएम का स्क्वायर ये तो हमें मिल गया है यहाँ पे। अब बाकी जो चीजें हैं उसमें अब हमें देखना है कि और क्या कर सकते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 पी आर का वर्ग है, तो हम इसे 4 पी आर की बजाय हम इसको थोड़ा अलग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगी 3 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। देखिए 4 जो है, 4 को ही मैंने बस अलग अलग करके लिखा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 1 है, ये 4 है यहीं पे, बस उसको क्या किया है, पी आर का वर्ग जो है उसको अलग किया है। क्यों, ताकि अगर वो इसके साथ लिख दूंगी तो हो सकता है ये कुछ और हम लिख पाए, आगे आपको समझ में आएगा। देखिए ये 4 पी आर का स्क्वायर जो है उसको मैंने कैसे लिख दिया है, 3 पी आर स्क्वायर प्लस 1 पी आर स्क्वायर, ठीक है, और ये वैसे ही मैंने लिखा प्लस आर क्यू का स्क्वायर, और इसको मैंने एक साथ ब्रैकेट बना दिया। ये ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि आप अगर ये ध्यान देंगे समीकरण 1 में तो ये सेम दिखेगा आपको कि यहाँ पे समीकरण 1 में जो है पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग है, ये देखिए पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, और ये किसके बराबर होता है, पी क्यू के वर्ग के, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैंने वहां पर पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग लिखा है, उसकी जगह पर अब मैं पी क्यू का वर्ग लिख सकती हूँ क्योंकि वो बराबर है इसके। तो आगे के स्टेप में हम वही लिखेंगे कि 4 पीएम का स्क्वायर बराबर 3 पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का वर्ग, और यहाँ पे कारण लिख दिया 1 से। कहाँ से आया ये पी क्यू का वर्ग, 1 से, क्योंकि 1 नंबर में है। पी क्यू का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है पी आर के वर्ग प्लस आर क्यू के वर्ग के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना। तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम अगर आप जो सिद्ध करना है वो देखेंगे तो बहुत ही आसान दिख रहा है। हम सिर्फ ये जो 3 पी आर स्क्वायर है इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अभी वो प्लस में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। देखिए तो 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर बराबर हो गया पी क्यू का स्क्वायर। हमें देखिए यही चाहिए, इसे बस मैंने सही से लिख लिया। मतलब पी क्यू का वर्ग बराबर क्या होता है, 4 पीएम का वर्ग माइनस 3 पी आर का वर्ग, ठीक है। ये देखिए आ गया हमारा हल जो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। जो आपको चीजें दी गई रहती है प्रश्न में, सबसे पहले उसी से शुरुआत कीजिए, आसान हो जाता है आपको पता करना, सिद्ध करना कि आपको क्या हल निकालना है, क्या सिद्ध करना है, वो बहुत आसान हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आकृति है। आकृति में त्रिभुज क्यू आर एस समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो सिद्ध करो कि चाप आर एस, चाप क्यू एस, चाप आर एस सर्वांगसम है चाप क्यू एस सर्वांगसम चाप क्यू आर, ठीक है। और दूसरा याद करना है कि चाप क्यू आर एस का माप 240 अंश है। इसमें दो चीजें हमें पता करनी है, सिद्ध करनी है मतलब, और ये हमें प्रश्न में दे दिया है कि समबाहु त्रिभुज है। तो हमें पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज है मतलब उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, सर्वांग सम, आपस में वो बराबर होंगे सभी भुजाएं। अगर एक भुजा का मान 5 है, 5 सेमी है, मतलब बाकी दोनों भुजाओं का भी मान 5 सेमी होगा, ठीक है। उदाहरण दिया है मैंने ये। तो त्रिभुज क्यू आर एस जो है समबाहु त्रिभुज, हम उसी से शुरुआत करेंगे। देखिए
हमने लिख लिया पहले कि त्रिभुज क्यू आर एस जो है वो समबाहु त्रिभुज है। अगर वो समबाहु त्रिभुज है मतलब उसकी सभी भुजाएं सर्वांग सम होंगी, इसलिए मैंने लिख लिया रेख आर एस सर्वांग सम रेख क्यू एस और सर्वांग सम रेख क्यू आर। देखिए आर एस सर्वांग सम क्यू एस सर्वांग सम क्यू आर। अगर ये भुजाएं सर्वांग सम है तो उनके जो चाप होते हैं वो भी आपस में सर्वांग सम होते हैं। एक ही वृत्त के सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। ये जो है क्यू आर एस या क्यू एस, ये क्या है? जीवा है, क्योंकि ये वृत्त के अंदर है। तो अगर ये जीवा है और जीवाएं आपस में सर्वांगसम है मतलब वहां पे जो चाप बन रहे हैं वो भी आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, जो चाप बन रहे हैं वो भी आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम। तो इसलिए मतलब हमारा वो सिद्ध हो गया कि इसलिए चाप आर एस सर्वांगसम चाप क्यू एस सर्वांगसम चाप क्यू आर। तो देखिए ये पहला जो है आपको सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान रहा। चाप जो है सर्वांगसम सिद्ध करना था। क्यों आसान था? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज था और हमें पता है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में सर्वांगसम होती हैं। तो अगर भुजाएं सर्वांगसम है तो क्योंकि वो जीवा है, वृत्त में बन रहा है, इसलिए सभी चाप भी आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए अब आगे का जो हमें दूसरा पता करना है कि क्यू आर एस का मान 240 है, वो हम देखते हैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो भी चाप है हमें पता है सब बराबर है, तो हम मानते हैं कि सभी चापों का जो माप है वो कितना है? x है। देखिए मेजर चाप आर एस बराबर मेजर चाप क्यू एस बराबर मेजर चाप क्यू आर बराबर x मैंने माना है। सबके लिए मान कितना रखा है? x ही रखा है और इसको मैंने 1 नंबर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मुझे अगर इनको जोड़ना है तो वो आसान होगा जोड़ने के लिए। देखिए इनको मैंने जोड़ा, मेजर चाप आर एस प्लस मेजर चाप क्यू एस प्लस मेजर चाप क्यू आर बराबर 360 अंश। क्यों? क्योंकि वृत्त के चापों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो ये मैंने लिख लिया 360 अंश। अब ये तीनों बराबर ही है और इनका मान मैंने कितना माना है? x माना है। तो मैं इन तीनों की जगह पे x लिख सकती हूँ, मतलब मैं लिख सकती हूँ x प्लस x बराबर 360 अंश। ठीक है, यहाँ पे ये 1 से, ठीक है। अब ये x प्लस x है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x बराबर कितना हो गया? 360। अब क्या करेंगे? x को यहीं पे रखेंगे, 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो भाग में आ जाएगा क्योंकि वो अभी गुना में है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे x बराबर 360 बटे 3 और 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 मतलब 120। x बराबर कितना आ गया? 120 अंश। ठीक है, x बराबर आ गया हमारा 120 अंश। अगर हमें x का मान 120 मिला है मतलब हमारे ये जो भी चाप है उनका मान कितना है? 120 अंश। मतलब चाप आर एस का मान बराबर कितना आया? 120 अंश। मेजर चाप क्यू एस का मान 120 अंश और चाप क्यू आर का भी मान आया हमारा 120 अंश। ठीक है, हमने लिख लिया आर एस का मान, क्यू एस का मान और क्यू आर का मान हमारा आ गया 120 अंश। अब हमें चाहिए क्या? क्यू आर एस। ठीक है, देखिए क्यू आर एस का मान 240 है क्या, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे चाप क्यू आर एस बराबर, देखिए क्यू आर एस मतलब हमें इसमें चाप क्यू आर प्लस चाप आर एस, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा चाप क्यू आर एस। ठीक है, तो क्यू आर प्लस आर एस वही लिखा है मैंने यहाँ पे। देखिए मेजर चाप क्यू आर एस बराबर मेजर चाप क्यू आर प्लस मेजर चाप आर एस। अब इन दोनों का मान कितना है? क्यू आर का भी मान 120 है और आर एस का भी मान 120 है, तो दोनों की जगह पे हम लिख देंगे 120 प्लस 120 तो कितना हो गया? 240। तो क्या हमने सिद्ध किया? हाँ, हमारा सिद्ध हो गया है कि मेजर चाप क्यू आर एस का मान कितना है? 240 अंश है। हमें देखिए यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करो चाप क्यू आर एस का माप कितना है? 240 अंश है।
हमने वो सिद्ध कर दिया है कि चाप QRS का मान 240 अंश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जांच करो कि बिंदु P -2,2 Q 2,2 और R 2,7 समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, बिंदु दिए हुए हैं P, Q और R और बोला है कि आपको सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अगर हमें पता चल जाए कि ये एक भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो वो समकोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, तो हम चलिए ट्राई करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और हम आपको पता ही ऐसे दिया है, मतलब आपको इसमें दूरी का सूत्र लगाना है। तो पहले लिख लिया कि P कितना है, Q कितना है और R कितना है, और फिर हम इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे एक एक करके। तीनों भुजा, 3 भुजा बनेगी तभी तो त्रिभुज बनेगा। तो एक PQ, एक QR और एक PR। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है कि करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, वो इसका मान अगर हम निकालते हैं तो हम वो जो दोनों बिंदु है उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम PQ का निकालते हैं। देखिए PQ बराबर x2 माइनस x1। x2 क्या, ये जो पहला वाला होता है वो क्या होता है x1 y1, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है x2 y2। ठीक है, तो हमें इसमें क्या लिखना है x2 माइनस x1। x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है -2, तो इसलिए यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट में हमने लिखा -2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 कितना है 2 और y1 कितना है y1 भी 2 है, मतलब 2 माइनस 2 का वर्ग। देखिए यहाँ पे 2 है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया है 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का वर्ग प्लस 2 माइनस 2 0, मतलब 0 का वर्ग, वो तो 0 ही आएगा। तो 4 का वर्ग कितना आया 16, 0 का वर्ग तो 0, तो वो उसका कुछ नहीं, तो 4 का वर्ग 16, तो वो लिख लिया। मतलब PQ का मान कितना आ गया है करनी में 16। हम इसको करनी के बाहर अगर लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। लेकिन अभी हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे लिखते हैं दूसरी भुजा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया है PQ बराबर 4 और उसको नंबर दे दिया है 1। अब हम अगला ज्ञात करते हैं QR। जब हम QR की बात कर रहे हैं, मतलब जो Q है वो हो गया है x1 y1 और R हो गया है x2 y2। तो वैसे ही हम इसमें भी फिर से x2 माइनस x1 करके लिखेंगे। x2 कितना है 2 और x1 कितना है 2, तो 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 कितना है 7 और y1 है 2, तो -2 का वर्ग। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 और 7 माइनस 2 कितना हुआ 5, मतलब 5 का वर्ग। 0 का वर्ग तो 0 ही आएगा और 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो हमारा QR का मान कितना आ गया 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो QR बराबर 5 और इसको हमने नंबर दे दिया 2। तो हमने देखिए दो भुजा का मान तो हमने निकाल लिया है। PQ, अगर हम इस त्रिभुज की बात कर रहे होंगे तो PQ की दूरी निकाल ली हमने 4 और QR की दूरी निकाल ली हमने 5। ठीक है, अब एक और बचा हुआ है P और R। ठीक है, अब PR का निकालते हैं। तो अब वापस से ये जो P है ये वो हो गया x1 y1 और R वाला हो गया x2 y2। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है -2 है, इसलिए ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ा -2 का वर्ग प्लस y2 कितना है 7 और y1 कितना है -2, तो उसका वर्ग। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मतलब
2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का वर्ग प्लस 7 में से 2 गया 5, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, तो हमारा पी आर कितना आ गया करनी में 41। ठीक है, अभी 41 का कोई डायरेक्ट वर्गमूल नहीं होता, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं। और हम देखिए अभी आगे पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, हमने क्या किया है दोनों को जोड़ा। मैं ऐसे दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, पी क्यू का कितना है मान 4 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग, और क्यू आर का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग, तो वही किया है पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, मतलब कितना 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 16 प्लस 25 कितना आ गया 41। तो ये हमें कैसे मिला है 1 और 2 से, मैंने अभी आपको दिखाया, और हमने इसको नंबर दे दिया है 3। अब ये जो है पी आर का वर्ग बराबर करनी में 41 का वर्ग, ये कहाँ से आया जो हमने अभी ज्ञात किया था। ये देखिए पी आर का हमने वर्ग पी आर ज्ञात किया था, पी आर बराबर कितना है करनी में 41। अगर हम पी आर का वर्ग करते हैं तो पी आर का वर्ग बराबर क्या होगा, ये करनी में 41 का भी वर्ग होगा, तो वही लिखा है करनी में 41 का वर्ग। तो क्या होगा वर्ग करने पर ये जो करनी है वो हट जाएगी, मतलब पी आर का वर्ग कितना आ गया 41, तो इसको मैंने नंबर दिया 4। तो अगर आप देखेंगे तो पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग का उत्तर आया है 41, और पी आर के वर्ग का भी उत्तर आया है 41, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं बराबर हो गए हैं, अर्थात पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर है पी आर के वर्ग के। किससे आया हमारा उत्तर 3 और 4 से। और जो हमारा पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम है वो यही कहता है कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर है उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के, मतलब वह पाइथागोरस वह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, और अगर वह समकोण त्रिभुज है मतलब जो भी हमें प्रश्न में बिंदु दिए हुए हैं वो क्या होंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु होंगे। जैसे बिंदु P का मान दिया है, Q का मान दिया है और R का मान दिया है, और पूछा है कि क्या यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो अगर हमने सिद्ध कर दिया कि वो जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, मतलब ये जो बिंदु है वो क्या है समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1 तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, हमें tan थीटा का मान दिया हुआ है 1, और हमें sin थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा ऐसे ही इनका मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर 1 है, तो tan में किस जो अपना अनुपात की सारणी है त्रिकोणमितीय अनुपात की, उसमें tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, वो होता है tan 45 का। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि थीटा बराबर 45 होता है। क्यों, क्योंकि tan 45 बराबर ही 1 होता है, इस मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर कितना है 45 है। तो हमें यहाँ पे जो थीटा है उसका मान मिल गया है, मतलब हम सभी जो भी यहाँ पे आपको प्रश्न में दिए हुए हैं हम सब में 45 का मान निकालेंगे, किसका कितना मान है वो हम इसमें डालेंगे और फिर हम उत्तर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो साइन थीटा मतलब साइन 45 का मान कितना होता है 1/करनी में 2। ठीक है, वैसे ही अगला क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 45, और उसका मान कितना आया 1/करनी में 2, उसका भी मान उतना ही है 1/करनी में 2। नेक्स्ट क्या ज्ञात करना है सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना होता है
सेक थीटा मतलब सेक 45 कितना होता है, वो करनी में 2, वो इसका उल्टा। ये 1/2 है तो ये सिर्फ करनी में, ये 1/2 करनी में 2 है मतलब ये सिर्फ करनी में 2 आएगा। अगला क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 45, ये कितना आया, ये भी करनी में 2, क्योंकि साइन 45 1/2 करनी में 2 है, मतलब कॉसेक 45 कितना आएगा, सिर्फ करनी में 2 आएगा। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे थीटा का मान हमें 45 मिला है, मतलब हमने इन सब का 45, साइन 45, कॉस 45, सेक 45 और कॉसेक 45, उसका मान हमने सारणी में कितना रहता है उस हिसाब से लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इन सब का जो मान है वो इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो हमें मान ज्ञात करना है वो लिखा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर साइन 45 का वर्ग प्लस कॉस 45, साइन 45 प्लस कॉस 45 सेक 45 प्लस कॉसेक 45, ठीक है। अब इनका मान कितना है, साइन 45 देखिए यहाँ पे लिखा है 1/करनी में 2 प्लस कॉस 45 कितना है, 1/करनी में 2 और फिर सेक 45 कितना है, करनी में 2 और कॉसेक 45 भी है करनी में 2, वो हम इसमें लिख लेंगे। देखिए हो गया 1/करनी में 2 प्लस 1/करनी में 2 और नीचे है करनी में 2 प्लस करनी में 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको हल करना है। इसे हल कैसे कर सकते हैं, आसान है। क्यों, क्योंकि इसका आपको जो हर है वो समान दिया हुआ है। पहले हम जो ऊपर है उसको हल करेंगे, यहाँ पर भी करनी में 2 है, यहाँ पर भी करनी में 2 है, तो आपको सिर्फ जोड़ देना है इसको आपस में। तो ऊपर का एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और जो नीचे है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 और नीचे करनी में 2 प्लस करनी में 2 कितना हो गया, 2 करनी में 2, ठीक है। देखिए अच्छा नहीं सॉरी सॉरी हो गया 2 और नीचे सेम है ना, तो इसलिए हम सिर्फ करनी में 2 लिखेंगे। नीचे वाला 1 करनी में 2 था प्लस 1 करनी में 2 था, इसलिए वो आया 2 करनी में 2। यहाँ पर जब हर समान होता है तो हम उसे बस एक ही बार लिखते हैं, हमें उसे जोड़ के नहीं लिखते, हम सिर्फ ऊपर वाले को ही जोड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया, नीचे वाले को जोड़ा तो यहाँ पर 1 करनी में 2 है और यहाँ पर भी 1 करनी में 2 है, तो ये दोनों मिलके हो गया 2 करनी में 2। अब इसको कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पे जो नीचे 2 करनी में 2 है, इसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पहले जो ये जो 2 करनी में 2 है वो मैं लिख लूंगी, गुने ये जो है इसको 1/2 करनी में 2 हो गया, क्योंकि इसके नीचे 1 है इसलिए, ठीक है। देखिए ये लिखा मैंने 2/2 करनी में 2 गुने, ये इसके नीचे 1 था तो वो अब ऊपर आ गया है 1/2 करनी में 2। तो हम देखेंगे क्या हम यहाँ पे कुछ काट पाते हैं क्या, कुछ कैंसिल होता है क्या, हाँ यहाँ पर ऊपर 2 है और यहाँ पर नीचे भी 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 2 काट देंगे, ठीक है। ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा है करनी में 2 और यहाँ पर भी करनी में 2, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, गुना होने वाले हैं। तो करनी में 2 का करनी में 2 से गुना करेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या होगा, सिर्फ 2 आ जाएगा आपका उत्तर, या फिर आप वैसे भी इसको समझ सकते हैं कि इसका गुना हुआ आपस में, तो ये क्या हो गया, करनी में 4 हो गया और करनी में 4 है तो उसका वर्गमूल कितना होता है 2, तो इसलिए हमें उत्तर मिल गया है 1/2। देखिए वापस ये बता दे रही हूँ मैं एक बार, ये जो 2 था ये 2 से 2 काट दिया तो ऊपर सिर्फ 1 बचा और नीचे क्या बचा है, करनी में 2 गुने करनी में 2, तो इनका आपस में गुना किया तो कितना हो गया, करनी में 4 और करनी में 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए नीचे सिर्फ 2 बचा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान आ गया है हमारा 1/2, ठीक है। तो ये हमारे आज के 5 सवाल हो गए हैं। अगर आप में से किसी को कुछ किसी प्रश्न में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
हेलो मैडम। हाँ बोलो, हो गया? आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ, एक मिनट। बच्चों को कुछ प्रश्न है, हाथ ऊपर किए। हाँ प्रीति, प्रीति, प्रीति। मिस आप ये क्वेश्चंस बुक में से ही देते हो ना? हाँ हाँ, बुक में से ही रहते हैं, आपको ऐसे ही टाइप्स के सम्स आते हैं एग्जाम्स में। थोड़ा बहुत नंबर्स चेंज होता है, हाँ थोड़ा बहुत नंबर्स चेंज होता है यहाँ वहाँ, बस वैसे ही रहते हैं। हाँ। सचिन शर्मा, सचिन शर्मा। टीचर हेलो, हाँ सचिन बोलो। टीचर दूसरे क्वेश्चन का वो लास्ट वाला ना टीचर, ये जो 4m 4pm स्क्वायर क्या बताओ ना। ये वाला लास्ट स्टेप बताऊं मैं ये? हाँ टीचर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आया है कि ये 4pr स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर कैसे आया? सचिन, आपको ये समझ में आया है कि 4pr स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर कैसे आया? नहीं टीचर। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ से बता देती हूँ, पाइथागोरस के प्रमेय से हमने पाइथागोरस का प्रमेय लगाया, pm का स्क्वायर बराबर pr का स्क्वायर प्लस rm का स्क्वायर, इसको नंबर दिया 2। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि ये जो rm है वो आधा है rq का। ठीक है, अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है मतलब वो आधे आधे भाग में, पूरी लाइन जो है उसको आधे आधे समान भाग में बांटती है, तो मैंने वही लिख दिया है। जो rm हो गया है वो आधा है पूरे RQ का। देखिए RQ जो है पूरी बड़ी लाइन है और RM क्या है, उसका आधा ही है। ठीक है, तो इसलिए RM का मान कितना हो गया है, 1/2 RQ का आधा। फिर मैंने क्या किया, ये जो RM है इसका मान मैंने ये जो समीकरण 2 है इसमें रख दिया है। देखिए RM है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर रख दिया है, तो इसलिए हमें समीकरण आगे का क्या मिल गया है, pm का वर्ग बराबर pr का वर्ग प्लस rm की जगह क्या लिख दिया, 1/2 rq, तो 1/2 rq लिखा और उसका वर्ग। तो जब इसका वर्ग किया तो अगली लाइन में आ गया 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, rq का वर्ग। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करते हैं, ये जो 4 है 4 का गुना इससे होगा। ठीक है, तो ये हो गया 4pr का स्क्वायर प्लस rq का स्क्वायर बटे 4। ठीक है, बटे 4 आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, देखिए हम इसको लिख सकते हैं pm का, यहाँ पे pm का वर्ग टाइम लगेगा। देखिए p 4pr का वर्ग, ये टाइप नहीं हो रहा जरा, प्लस RQ का वर्ग, आप इसको समझ लीजिए बस, RQ का वर्ग। ठीक है, और इसको पूरे के नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, पूरे के नीचे 4 आएगा। क्या किया, इसको जैसे आप एलसीएम लेते हैं वैसे, तो ये इस साइड आपका यहाँ पे क्या बचा है, 4pr का वर्ग प्लस rq का वर्ग बटे 4 हो गया। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने, अगले स्टेप में ये जो 4 है इसको मैं दूसरी तरफ लेकर गई, यहाँ पर ये भाग में है, तो जब वो दूसरी तरफ गया तो वो गुणे में आ गया, तो 4pm का वर्ग बराबर, यहाँ पे क्या बचा है, 4pr का वर्ग प्लस rq का वर्ग। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे ये 4 था ना, 4pr का वर्ग था, तो मैंने इसको बस ऐसे लिख दिया कि 3 और ये यहाँ पर 1, हम लिख सकते हैं 3 और 1, 3 + 1 करेंगे तो कितना होता है, 4 ही आता है, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ वैसे अलग करके लिखा है। 4 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 3pr स्क्वायर एक जगह पे लिख दिया प्लस 1pr स्क्वायर अलग करके लिख दिया।
क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए उत्तर में ऐसे 3 चाहिए ना, इसलिए मैंने अलग किया। और इसको अलग क्यों किया? ताकि हमें यहाँ पे पी क्यू मिल सके, ठीक है। तो ये पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये दोनों एक साथ ब्रैकेट में लिखा। और अगर आप ध्यान देंगे तो पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, ये जो है ये सेम आपको दिखेगा समीकरण 1 में। पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, ये देखिए ये किसके बराबर है? पी क्यू के वर्ग के, ठीक है, पी क्यू के वर्ग के बराबर है। तो इसलिए मैंने पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, इसकी जगह पे क्या लिख लिया है? पी क्यू का वर्ग। और मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया 1 से, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या किया? बस इसको दूसरी तरफ ले जाकर माइनस कर दिया। अब हमें जो चाहिए उत्तर में वो हमें मिल गया है। देखिए 4pm का वर्ग माइनस 3pr का वर्ग बराबर pq का वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट, और किसी को पूछना है? पूनम केशरी, पूनम केशरी, यस सर मैं पूछो बेटा प्रश्न। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला सम, हाँ बोलो। हाँ गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग। टीचर मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। लास्ट वाला, स्क्रीनशॉट ले। अच्छा हाँ ये रहा। हाँ थैंक यू टीचर। हो गया। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हिना खान, यस गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग हिना, बोलिए। टीचर ये ज्योमेट्री में कॉस थीटा डालना जरूरी है क्या? कॉस थीटा डालना? हाँ क्योंकि आपने हर समय कॉस थीटा डाले है ना। हर सम में मतलब आपको जो भी मान दिया हुआ है ना वो मान ज्ञात किया है ना मैंने। देखिए जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 4 यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो मैंने सिर्फ वही 4 लिखे यहाँ पर, है कि नहीं? क्योंकि उनका मान हमें लिखना पड़ेगा ना कि किसका मान। त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी जो है, सारणी आपको 9वीं से ही बताया गया है। वो जो सारणी होती है वो याद करने के लिए भी आपको बोला गया है कि अगर आप उसे याद रखेंगे तो आपको देखिए 10वीं में भी वो चीज काम आता है। तो उसी का मान बस लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि हमें उसका मान इस सम में डालना है, इसीलिए। ओके कुछ और पूछ रहे हैं क्या आप? इमदादुल्ला, इमदादुल्ला, हेलो हाँ हिना खान। हाँ गुड बोल। नो सर नो। टीचर, ये समबाहु त्रिभुज वाला बताया ना वृत्त के अंदर जो था, हाँ, उसका लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट स्टेप तो यही है कि हमें जैसे ज्ञात करना है कि चाप क्यू आर एस, ठीक है। ये देखिए चाप क्यू आर एस ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर 2 चाप है, हमें पता है कि चाप क्यू आर एस के अंदर 2 चाप है, एक क्यू आर है और एक आर एस है। तो अगर हम इन दोनों चापों को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? क्यू आर एस का मान मिल जाएगा। और हमने यहाँ पे आर एस, क्यू एस और क्यू आर का मान ज्ञात कर लिया है। कितना आया था? 120, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि चाप क्यू आर एस बराबर लिख दिया कितना? क्यू आर प्लस आर एस, ठीक है। और इन दोनों का मान हमें पता है 120 है, तो वहां पे लिख भी लिया मैंने क्यू आर बराबर 120 और आर एस बराबर भी 120। फिर दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 240 आंसर, ठीक है। यही है लास्ट स्टेप, और या कुछ और पूछना है? नहीं टीचर, यही था। ठीक है, थैंक यू टीचर। वेलकम। और कोई है बेटा? हेलो, 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 हाँ सर। हाँ किसी का तो सर हो गया, आवाज क्लियर नहीं हो रहा है।
सर हो गया क्या? हाँ कोई और पूछ रहा है? हो